तो चलिए ठीक है, टॉपिक नंबर 37 भी देख लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्रमुख घटनाक्रम है इसमें। और जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा, राजगोपालचारी फार्मूला। ठीक है, देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ठीक है, ध्यान रखिए, कौन सा है? दी वे आउट। ठीक है, नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ठीक है, तो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय कार्यकारी परिषद को इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय हो। या फिर तीसरा ऑप्शन की बात है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को, ठीक है, यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, तो ये सारा कुछ नहीं था, मुख्यतः संवैधानिक गतिरोध का हल था। मुख्यतः जो राजा जी फार्मूला जो बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब मुख्यतः मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध जो था उसको समाप्त करने के लिए राजा जी फार्मूला को लाया गया था। 1944 को राजा जी फार्मूला करा गया। इस समय गांधी जी जेल में थे, आगा खान पैलेस में थे। अब जब मुस्लिम लीग से बात नहीं बन रही थी तो गांधी जी से मिलने के बाद श्री राजा जी ने अपना एक फार्मूला दिया ताकि किसी भी प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता को करा दिया जाए। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग इनके फार्मूला को क्या करती है? मानने से इनकार कर देती है। ठीक है, इस फार्मूला में क्या क्या था? मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, वो अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोगी भूमिका निभाए, मतगणना के पूर्व सभी राजनीतिक दलों का अपने दृष्टिकोण के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता हो, देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरे आवश्यक विषयों के बारे में आपसी समझौते की मतलब व्यवस्था की जाए। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे और कौन सा, गांधी जी ने राजा जी फार्मूला को सहमति दे दी थी। ठीक है, अगर पूछेगा सहमति गांधी जी का था कि नहीं, तो गांधी जी ने सहमति दी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसने बनाया था? तो ध्यान रखें, किसने बनाया था? तो राजगोपाल चारी साहब ने क्या बनाया था? सीआर फार्मूला बनाया था। महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे बेबल योजना। ठीक है, बेबल योजना में शिमला सम्मेलन। ठीक है, अब 1944 में राजा जी फार्मूला आया था, अब शिमला सम्मेलन 1945 की घटना है, इसको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बेबल योजना किस पर प्रस्तुत किया गया था? ध्यान रखेंगे तो शिमला समझौता बेबल 1945 में। ठीक है, अब यहाँ पे जब राजा जी फार्मूला फ्लॉप हो गया तो एक कोशिश बेबल के द्वारा की गई थी कि किसी भी तरह से कांग्रेस कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हो जाए। अब विभाजन को मतलब क्या किया जाए? टाला जाए, इसीलिए एक कोशिश की जाती है। ठीक है, शिमला समझौता शिमला में किया जाता है। गांधी जी शिमला समझौता में शिमला में तो थे लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, समझौता में पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन गांधी जी शिमला में उपस्थित थे। जून 1945 में लॉर्ड बेबल ने भारतीय नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन के आमंत्रित किया। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि अपनी कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त करेंगे और युद्ध को छोड़कर सभी विभाग वितरित कर देंगे। ठीक है, हिंदू अनुसूचित जाति को छोड़कर अर्थात स्वर्ण हिंदू और मुसलमान को परिषद में बराबर स्थान दिए जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस का यह आग्रह था कि मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर, ठीक है, उसे नाम निर्देशन का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके विरुद्ध शिमला सम्मेलन 1945 के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग द्वारा मांग रखी गई थी, मुस्लिम सदस्य केवल लीग द्वारा ही निर्देशित किए जाने चाहिए। मतलब कांग्रेस मुस्लिम सदस्य को निर्देशित नहीं कर सकते। इसी बात पे क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, सम्मेलन क्या हो जाता है? फ्लॉप हो जाता है। एक और भी बात पे मतलब सम्मेलन में मतभेद हो गया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, वो एक मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग का कहना था नहीं, कांग्रेस में कोई भी नेता कांग्रेस का नेतृत्व ना करे, मुस्लिम तो बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, मुस्लिम बिल्कुल भी ना करे, इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है और ये सम्मेलन क्या होता है? फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, सम्मेलन असफल। इस सम्मेलन अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सीवा राजा ने किया था, सीवा राज ने। ठीक है, क्या नाम था? नाम ध्यान रखिएगा, अंबेडकर जी मत मार दीजिएगा, सब जगह अंबेडकर जी नहीं होगा। ठीक है, सीवा राज। ठीक है, सीवा राज ने क्या किया था? अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था। 1946 में निम्नलिखित में से लॉर्ड बेबल द्वारा आयोजित शिमला सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सीवा राज ने किया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पीसीएस 2019 में प्रश्न को पूछा है, देख रहे हिमाचल पीसीएस का भी प्रश्न दे रहा है। ठीक है, इसलिए पीडीएफ बड़ा दमदार है ये। ठीक है, समझिए इसको। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये ठीक है, ये बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि इनका मुख्य था सिर्फ हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में, सॉरी, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में गतिरोध है उसको कम किया जा सकता। 1945 में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने के निम्नलिखित में कौन सा कारण बनता है? कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, वायसराय कांग्रेस की मांगों के प्रति उदासीन थी, कांग्रेस द्वारा सुझाया गया कि डोमिनियन दर्जा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के लिए मान्य नहीं था, जिन्ना ने आग्रह किया कि कार्यकारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य
अब वास्तव मुस्लिम लीग द्वारा ही मनोनीत किए जा रहे थे, इस बात पे तैयार नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस ने कहा से भाई साहब तुम मुसलमानों को अकेले प्रतिनिधित्व करने वाले तो हो नहीं, तुम्हारे मुस्लिम लीग में जितने मुस्लिम हैं उससे ज्यादा मुसलमान तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद ने इसका जमकर विरोध किया, इसीलिए क्या हो जाता है, ये असफल हो जाता। आप देखिए जस्ट अभी हमने शुरू में बताया था 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पे शुरू किया गया था, ध्यान रखें, INS तलवार, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या नाम था, INS तलवार, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई। बंबई के, ध्यान रखिए, HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और अखाद्य भोजन मतलब खाने योग्य खाना नहीं के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। नाविक का नाम है BC दत्त। BC दत्त ने जहाज की दीवारों पे क्या लिख दिया, भारत छोड़ो, ठीक है, क्या लिख दिया, भारत छोड़ो। उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। बंबई में नाविकों के विद्रोह की खबर अगले दिन यानी 19 फरवरी, ठीक है, को कराची में भी फैल गया, ठीक है। तो कराची में भी मतलब क्या था, विद्रोह फैल गया, ठीक है। 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेबल थे, ठीक है, तो ध्यान में रखना। नेता कौन थे, BC दत्त या फिर BC दत्ता कह सकते थे, ठीक है। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटेन वायसराय थे, गलत है, बेबल थे, ठीक है। और यहाँ पे भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में तब हुआ जब बंबई और कराची में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों ने सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, तो ध्यान रखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी पहला गलत है, क्योंकि उस समय माउंट बेटन न थे, शिमला में बेबल थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन एवं निर्वाचन पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन आती है 1946। अब भारत में जो संविधान सभा का जो गठन जो किया जाता है और कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत में कौन आया, तो ध्यान रखेंगे कैबिनेट मिशन आता है 1946 को आता है, ठीक है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में स्ट्रेटफोर्ड क्रीप्स, AB अलेक्जेंडर शामिल थे। पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि इस मिशन का उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही कार्यप्रणाली संविधान सभा का निर्माण तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए महासंघ का विचार प्रस्तुत किया। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने का विचार था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य के सबसे उत्कृष्ट योजना थी, मतलब कांग्रेस ने स्वीकार किया था। उसमें ऐसे बीज थे जिनमें दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन की बात करेंगे, भारत आता है, ठीक है। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे, स्ट्रेटफोर्ड क्रीप्स थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, ठीक है। ध्यान, लॉर्ड एमरी की बात करेंगे, उस समय कौन थे, तो विदेश मंत्री हुआ करते थे लॉर्ड एमरी, ठीक है। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, क्या बताएंगे, तो पैट्रिक लॉरेंस ने। किसने किया था, तो पैट्रिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। अगर पूछेगा क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स ने किया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड बेबल कैबिनेट मिशन का सदस्य की बात करेंगे, नहीं था। लॉर्ड बेबल की बात करेंगे तो उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन की योजना किस पर विचार करना था, तो फेडरेशन पे, महासंघ बनाना था, ठीक है, उस पर विचार करने के लिए आया था। इसका प्रस्ताव मई में आया। इनमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन में भारत विभाजन नहीं था, ठीक है, हालांकि हो गया बाद में। दूसरा माउंट बेटन प्लान में भारत विभाजन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन में भारत विभाजन की बात नहीं थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने प्रांतीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण किसका संबंध है, तो कैबिनेट मिशन का है। कैबिनेट मिशन में भारत विभाजन की योजना नहीं थी, आपको ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। कैबिनेट मिशन अंतिम तक कोशिश किया था भारत का विभाजन न हो। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही है ये। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों पर भी विस्तार किया, तो ध्यान में रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इसने ICS और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो ऐसा नहीं, केवल पहला वाला सही था। इसने संघीय सरकार बनाने की सिफारिश पे भी काम किया था। अब देखिए इसमें क्या क्या अनुशंसा थी, उनके बारे में लोग जान लेते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत का आया था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। साथ ही भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत की, मई 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन के निम्न सुझाव थे, ठीक है, पाकिस्तान के मांग जो थे इसमें नहीं थे, मतलब भारत विभाजन की जो बातें जो थी कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन के कौन से सुझाव थे, भारत में ब्रिटिश भारत और रियासतों का मिला जुला संघ होना चाहिए, जो विदेशी मामले, रक्षा और संचार साधनों की देखभाल करे
और इनके लिए कर लगा सके। ठीक है, संघ की कार्यकारिणी विधानमंडल में ब्रिटिश भारत एवं रियासतों के प्रतिनिधि होनी चाहिए। ठीक है, प्रांतों को केंद्रीय विषय छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय विषय को छोड़कर सभी मामलों में शेष शक्तियां उन्हीं के पास। अगर पूछेगा अपशिष्ट शक्तियां किसमें रखा गया था, अपशिष्ट शक्तियां कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो अपशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास था, मतलब राज्यों के पास में था। ठीक है, केंद्र के पास कौन सा पावर था, तो केंद्रीय विषय को छोड़ के सारे शक्ति किसको दिया गया था, राज्यों को दिया गया था। मतलब यहाँ पे राज्य को ज्यादा पावर दिया गया था। ठीक है, प्रांतों को छोटे बड़े गुट बनाने का अधिकार था। इन गुटों को क्या अधिकार होंगे, इसका निर्णय वो स्वयं करेंगे। प्रांतों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया था, एक ए था, एक बी था, एक सी था। ठीक है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन के सुझाव के आधार पर वार मेंबर सहित सभी भारतीय नेताओं का द्वारा धारण किया जाएगा। ए में क्या था, जिसमें जहां पे बाकी हिंदू राज्यों की संख्या अधिक थी, हिंदू प्रांत थे जहां पे जनसंख्या हिंदू बहुल थी। बी में मिला जुला था। सी में मुसलमानों की जहां पे जनसंख्या अधिक थी, वैसे राज्यों को बनाया गया था। 3 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया था, एबीसी। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति के आधार पर एक संविधान सभा का गठन होगा, जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे और इस सभा के कायाकलाप का पर्यवेक्षण स्वयं भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के सृजन की मांग को क्या किया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था, ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सेनाओं को दिया जाना था। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने। अभी क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था, क्रिप्स सिस्टम में बोला तो देखो, सॉरी, शिमला में क्या था, शिमला समझौता में तो मुख्यतः ये भी कहा गया था वार जो होगा, मतलब युद्ध का मामले होंगे तो ब्रिटिश के अधीन रहेगा, बाकी सारा आप ले लो। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन में बोला नहीं, सारा का सारा आप ही करेगा, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग टेक ओवर करेंगे, आपको देंगे, आप लोग संभालो, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन पूरी तरीके से भारतीय के हाथों में सब कुछ छोड़ के जाना चाहती थी। कैबिनेट मिशन का सिंपल था, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार बनाना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है, 27 मार्च को दिल्ली पहुंचा, गलत है, 24 मार्च को पहुंचा था। उसने सुझाव दिया कि केंद्रीय सरकार होनी चाहिए जो कम से कम कुछ विशेष विषयों पर अपना नियंत्रण रख सके। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसमें सही कौन सा था, ध्यान में केवल 2 सही, पहला वाला गलत है क्योंकि 27 मार्च नहीं होगा, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन की बात करेंगे तो क्या नाम था, पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में, ठीक है, दिल्ली पहुंची थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है, कैबिनेट मिशन 1946 का प्रस्ताव नहीं था। लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। प्रांतों में राज्यों में एक भारतीय संघ के लिए उपबंध होना चाहिए। संविधान सभा के सभी सदस्यों का भारतीय होना था। एक संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार का पर्यवेक्षण किया जाना नहीं। संविधान सभा संप्रभु थी। ठीक है, संप्रभु का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होता, अपने सारे निर्णयों को लेने के लिए भी मतलब स्वतंत्र थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पर्यवेक्षण इसमें नहीं किया जाना था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में कौन सम्मिलित नहीं था, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे भारत संघ के त्रिस्तरीय संरचना से प्रांत तथा भारतीय राजवाड़े दोनों सम्मिलित हो, संविधान सभा का गठन हो, 6 मुस्लिम बहुल राज्यों को प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला की बात करेंगे, तीसरा वाला स्टेटमेंट नहीं था, बाकी ऊपर का दोनों सही था। ठीक है, मतलब आप देखोगे 389 सीट रखी गई थी ना, जो कि बाद में कम गया था, 299 के आसपास पास चला गया था। इसमें देसी रियासत भी शामिल था, लेकिन देसी रियासतों ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था, इसलिए सीट क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, हालांकि ये जो तीसरा नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है, 6 मुस्लिम बहुल राज्यों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान का सृजन, तो ऐसा कुछ नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल था, पाकिस्तान की स्वीकृति की बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन में नहीं था, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम लीग ने पहले तो 6 जून 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, पहले तो क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया, अब बाद में मतलब क्या होगा, पलट गया। ठीक है, सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सरकार में अंतिम गवर्नमेंट में शामिल में हुआ था, 5 सदस्य मुस्लिम लीग की अंतिम सरकार में शामिल किए गए थे। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान को क्या किया था, स्वीकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग 6 जून 1946 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन 29 जुलाई 1946 को इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम जनमत को एक करने का प्रयास किया। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको सीधी कार्रवाई दिवस कहते हैं, वो मनाया गया 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, 1947 में जाके कृपलानी साहब बनते आजादी के समय, लेकिन उस समय आजाद साहब भी थे। गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। इस योजना के तहत 10 लाख व्यक्तियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति का भी प्रावधान था, जो कि संविधान सभा के आगे चल के सदस्य पे भी यही डाटा फिक्स होता है। ठीक है,
पता नहीं कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करेंगे कौन थे, तो ध्यान रखेंगे कौन थे, तो कौन थे, तो आजाद साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। ठीक है, निम्नलिखित में से नेताओं में से कैबिनेट मिशन की योजना के पूरी तरह से साथ में थे, तो ध्यान रखिए गांधी जी सबसे पहले समर्थन देने वालों में। हालांकि सबसे पहले समर्थन सरदार पटेल साहब ने, आई थिंक नहीं, सबसे पहले समर्थन किसने दिया था ऐसा भी कुछ प्रश्न आता, याद नहीं आ रहा, सर पटेल होंगे। ठीक है, गांधी जी पूरी तरह से इसमें सहमत थे। ये बात तो फिक्स है, भारत विभाजन को जो माउंटबेटन योजना को सबसे पहले मतलब विभाजन को सबसे पहले कितने स्वीकार किया था, तो विभाजन को सबसे पहले सरदार पटेल साहब ने ही स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या का निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितने जनसंख्या का अनुपात था, तो क्या बताओगे, तो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना गया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे आगे चलते क्या है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद को कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी। ठीक है, घोषणा की बात 20 फरवरी 1947 को किया गया था, तो जून 1948 तक, ठीक है, जून 1948 भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन भारत को सत्ता उससे पहले ही मिल जाता, आनंद फानंद में मिल जाता, जिसका ऋणात्मक प्रभाव भी आपको देखने को आपको पड़ता है। ठीक है, इटली ने कॉमन्स में, ठीक है, कॉमन्स की बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या होता है, निम्न सदन होता है जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं, वहां पर मतलब उन्होंने घोषणा किया से भारत को सत्ता, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा किया हाउस ऑफ कॉमन्स में से भारत को, ठीक है, सत्ता जून 1948 से पहले भारतीयों को सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति की और घोषणा की। ठीक है, 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को, ठीक है, भारत आए। ठीक है, शीघ्र ही उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत कर दिया। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, ठीक एक साल के बाद माउंटबेटन भारत आता है। ठीक है, 24 मार्च 1947 को। ठीक है, और ये क्या में थे, 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा वायसराय थे। ठीक है, 34वें नंबर के थे, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1946 के चुनाव का पहचान मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई, तो बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, साथ में सरकार इनकी गठबंधन में बनी थी। ठीक है, साथ में वहां पे कौन था, तो 1945-46 के चुनावों में मुस्लिम लीग ने उत्तरी पश्चिमी प्रांतों को छोड़कर से सभी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में बहुत अधिक स्थान जीत लिए। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को लगभग 75% मत प्राप्त हुए। ठीक है, कांग्रेस ने सभी हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मंत्रिमंडल बनाया। बंगाल और सिंध में लीग ने अपनी सरकार भी मतलब बनाई थी। ठीक है, अब क्या होता था, अब होता अंतरिम सरकार का गठन होता है। तो वर्ष 1946 में अंतिम सरकार की बात करेंगे तो 14 मंत्री बने थे, जिनमें से 9 की बात करेंगे कांग्रेस के थे, 5 की बात करेंगे मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, शुरुआती में लीग की बात करेंगे तो लीग ने शामिल होने से इनकार किया था, लेकिन बाद में लीग जो थी सरकार में क्या होती है, शामिल हो जाती है। ठीक है, तो वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था, तो अध्यक्षता की बात करेंगे तो नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, दिया नहीं, हालांकि अध्यक्षता की बात करेंगे तो एक तरह से देखेंगे तो वायसराय भी ऑप्शन में ले सकता है, क्योंकि वायसराय ही अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे तो कैबिनेट मिशन सिफारिश का 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय अंतिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें वायसराय को अध्यक्ष एवं जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 12 सदस्य की घोषणा की, लेकिन बाद में बढ़कर 14 कर दिया गया था। ठीक है, 1947 को भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया, तो बता ही देंगे, जो वायसराय होंगे उन्हीं के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतिम सरकार का गठन कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे तो सितंबर 1946 में क्या होता है, अंतिम सरकार का गठन होता है। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार में कार्यवाही परिषद के उपसभापति कौन थे, तो ध्यान रखें उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, जरा पढ़ते जरा देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू के पास उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल में विदेशी मामले थे। ठीक है, ध्यान रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना था, राजेंद्र बाबू के पास खाद्य एवं कृषि था, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे, बाद में जाकर रेल मंत्री बनते। ठीक है, जगजीवन राम जी के पास श्रम अभी भी था, उस समय भी श्रम ही था, बलदेव सिंह के पास रक्षा था। ठीक है, ध्यान, बाद में भी रक्षा ही मिला। एस.सी. भाभा के पास कार्य खनन एवं ऊर्जा था, लियाकत अली मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, इनको क्या मिला, वित्त मिला। ठीक है, आसफ अली की बात करें, रेलवे और परिवहन मिला था, ये मुस्लिम लीग के नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सी राजगोपालचारी साहब शिक्षा मिला, आई चुंदरीकर, ठीक है, इनको वाणिज्य मिला, मुस्लिम लीग के थे। गजनफर अली की बात करेंगे, इनको स्वास्थ्य मिला, मुस्लिम लीग के थे। जोगेंद्र नाथ मंडल की बात करें, इनको विधि मिला, मुस्लिम लीग के थे। ठीक है, अब्दुल रब निसार की बात करें, डाक एवं वायु मिला। कंफ्यूजन होता है किसको लेकर, आसफ अली को लेकर, जब मुस्लिम लीग के नहीं थे
ठीक है। कंफ्यूजन होता है जोगेंद्रनाथ मंडल को लेके, ये आपके कांग्रेस के नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जोगेंद्रनाथ मंडल दलितों के दूसरे नंबर के सबसे बड़ा नेता थे, नेहरू के बाद, सॉरी अंबेडकर जी के बाद। लेकिन बाद में पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पे विधि मंत्री बनते, कानून मंत्री बनते। पाकिस्तान के संविधान बनाने में इनका बड़ा योगदान था, लेकिन पाकिस्तान में जिन्ना की जैसे ही मृत्यु होती है, इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है, बाद में पाकिस्तान से भाग आते हैं, ठीक है। तो भारत में जब दोबारा जब भाग के जब पाकिस्तान से आते, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है, कौन सा कहावत है, धोबी के गधा, क्या होता है यार, धोबी के कुछ होता है ना, वही वाला इनकी स्थिति हो जाती है, ठीक है, न घर के न घाट के, ठीक है। तो भारत में इनको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि पाकिस्तान चले गए थे। भारत में दलित पॉलिटिक्स फिर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कोई भी भाव नहीं मिलता है, ठीक है। तो इनके द्वारा पाकिस्तान जाना और साथ में बहुत सारे दलित लोगों के पाकिस्तान में लेकर जाना बड़ा ही खराब निर्णय था, ठीक है। तो ध्यान, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि सदस्य बनाए गए थे, विधि मंत्री थे, लेकिन बाद में ये पद बाद में जब आजाद भारत में किसे मिलता, अंबेडकर जी को मिलता है, ठीक है। कानून के जानकार थे, पाकिस्तान के संविधान बनाने में इनका बड़ा योगदान था, ठीक है। अब चलेंगे आगे, देखें कौन सा प्रश्न। 1946 की अंतिम सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं, ध्यान में रखें। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, तो यही तो गलत है ना, पहला वाला, उपाध्यक्ष थे न कि अध्यक्ष थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष तो वायसराय खुद ही होंगे। अंतिम सरकार 1940 में रेल मंत्रालय किनके पास था, तो आसफ अली के पास था, ठीक है, आसफ अली। आसफ अली, अरुणा आसफ अली पढ़ते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांति की जनक कही जाती हो, उनके पति जी थे, ठीक है। अब आते हैं, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था, मतलब फाइनेंस दिया गया था मुस्लिम लीग के थे, जो कि आगे चल के पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते लियाकत अली खान, ठीक है। और जिन्ना को प्रधानमंत्री मत, जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर बनता है, ठीक है। हमारे यहाँ गवर्नर पहला बने थे सिराज गोपालचारी साहब, लेकिन जब भारत जब गणतंत्र होता है तो भारत में राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति होता, गवर्नर पद को हटा दिया जाता। निम्नलिखित में से कौन से 1946 में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था, तो राधा कृष्णन साहब की बात करेंगे तो नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था, ठीक है। तो अंतिम सरकार की सदस्य की बात करें कौन नहीं था, तो ध्यान रखेंगे नेहरू साहब थे, बलदेव सिंह थे, आसफ अली थे, अंबेडकर जी की बात करेंगे तो ये नहीं थे, ठीक है। अब बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1940 को गठित अंतिम सरकार के मंत्री नहीं थे, तो कौन नहीं थे, तो ध्यान रखेंगे तो कौन नहीं थे, तो अबुल कलाम आजाद साहब तो नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका, निम्नलिखित में से किनका या फिर किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। जगजीवन राम जी को सेम ही दिया गया था, राजेंद्र बाबू, एससी भाभा और सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर की बात, इसका आंसर लिया है डी, ठीक है। किसका केवल भिन्न था, तो एससी भाभा का केवल भिन्न था, बाकी सबका लगभग जो बाद में भी मंत्रिमंडल बना तो उनका सेम ही था। आप देखेंगे क्या था, जगजीवन राम जी का उस समय क्या मिला था, अंतरिम में श्रम था, अभी भी श्रम है। राजेंद्र बाबू को खाद्य एवं कृषि मिला था, इनको भी खाद्य एवं कृषि। बलदेव सिंह पहले भी रक्षा, अभी भी रक्षा, ठीक है। एससी भाभा उस समय वाणिज्य मंत्री थे, अब उनको क्या बनाया गया, कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय बनाएगा। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे बोलेगा, बताओ 1946 में इनको कौन सा मिला था, अभी कौन सा मिला, चेंजिंग क्या है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आपको बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट को चलिए देखते हैं। तो स्टेटमेंट आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली, बिल्कुल ले ली, ठीक है। और 1946 में गठित अंतिम सरकार मुस्लिम लीग शामिल हुई थी, तो पहले तो नहीं हुई लेकिन बाद में शामिल हुई थी, ठीक है। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात की सही है, बाकी स्टेटमेंट एक दूसरे का, ठीक है, वो नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, ठीक है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे स्टेट फोर्ट क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष की बात करेंगे तो पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, परंतु बाद में स्वीकृति वापस ले ली तथा प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्र पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना और सीधी कार्रवाई दिवस की योजना बनाई। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत कर दिया था। कथन ए सही है। 24 अगस्त 1946 को, ठीक है, पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम सरकार की योजना की घोषणा की गई, बनी थी नहीं, ठीक है। 24 अगस्त को घोषणा की गई थी, बनी थी 2 सितंबर को, ठीक है। अगर पूछेगा घोषणा कब की गई, तो 24 अगस्त 1946 को। अंतिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को, जिसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर को लीग को चयन नहीं मिला, ठीक है। और 3 मूल्य सदस्यों के स्थान पर 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए, ठीक है। पहले बोला ना, पहले 12 सदस्य को बोला गया था, ठीक है,
तो 12 सदस्य में, ठीक है, 9 तो कांग्रेस को था, 3 बोला से लीग बने, लीग को देंगे, ठीक है। लेकिन बाद में लीग बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो ज्यादा लूंगा, आधा लूंगा, ठीक है। तो बोला 4.5 तो कर नहीं सकते हैं, तो बोला ठीक है चलो 5 ले लो, ठीक है। तो पहले 12 की बात थी, लेकिन बाद में मतलब कितना बन गया, 14 बन गया, ठीक है। तो अंतिम सरकार में 14 सदस्य थे मंत्री में, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, ध्यान में रखना है, आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। लीग के अंतिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ का नहीं प्रयास था, ठीक है, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सरकार चलाने के लिए वो शामिल हो गया था। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, वन एंड ओनली कौन था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो इन्होंने शुरू में तो स्वीकार कर दिया, लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इनको चाहिए था, क्या चाहिए था, इनको चाहिए था पाकिस्तान, ठीक है। और इसी के साथ आपका देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से आपका समाप्त हो गया। आप संविधान सभा का गठन वगैरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ, परफेक्शनाइज ने जो प्लानर जो लॉन्च किया, उससे 1000 गुना इसके क्वेश्चन बेहतरीन है, और एक्सप्लेनेशन की बात की वो भी बेहतरीन है। शुद्धि की बात कहेंगे तो 99.99% इसमें शुद्धि है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरा लगभग पढ़ाया ना, प्लानर को भी पढ़ाया। प्लानर ने 5% गलती दी हुआ, ठीक है, हर 100 में से 5 से 6 क्वेश्चन उसमें गलत है, ठीक है। इसमें लगभग गलती बहुत कम है, ठीक है। गलती कम होने की वजह क्या है,